हेलो, मेरी आवाज आ रही ना आप सभी तक? ओके। यस सभी लोग यस कमर मैम। गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now slowly and gently open your eyes. चलिए, तो आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो जिस जगह पे हो सेफ हो और सुरक्षित हो, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो आज आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास किस सब्जेक्ट की है या किस पेपर की है, मैसेज करेंगे सभी. कौन सा पेपर पढ़ने जा रहे हैं हम? कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? पता नहीं. ओहो, टीचिंग. टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं और बाकी लोगों को नहीं पता है. फर्स्ट पेपर पढ़ रहे टीचिंग हैं, एप्टीट्यूड। टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, क्या समझते हैं आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से? पढ़ा तो होगा. अच्छा, इसमें से मुझे इतने लोग जो लोग पहली बार नेट देने जा रहे हैं दिसंबर में, वो एक बार बता देंगे कितने हैं जो पहली बार नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं. हाँ, ओपन क्यों, बहुत सारे आ रहे हैं भाई, इतने सारे ओपन क्यों हैंड रेज हैं. अच्छा, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं. आयुषी उर्कुड़े जी जी, मैम। अच्छा, रितिका सैनी, ये सारे फर्स्ट एस्पिरेंट्स हैं. नीरज मंडलोई जी दे चुके एग्जाम आप पहले भी, मुझे पता है. चलिए, तो जितने लोग हैं, बहुत लोगों से मैं वाकिफ हूँ कौन कौन पहली बार दे रहा है, लेकिन जो कुछ नए लोग हैं, बस मैं देखना चाह रही हूँ भाई कितने लोग जो नए हैं. ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं वो मुझे आंसर देंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आप क्या समझते हैं, क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब. फिर तो मैं पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली. बताइए, बताओ भाई, माइक ऑन करके बता दो. हाँ, जयश्री जी बताओ. मैम टीचिंग एप्टीट्यूड किस प्रकार से जो टीचिंग आर्ट है, बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, जो उसके तरीके हैं पढ़ाई का, जो मतलब प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्लास को कैसे हैंडल करना चाहिए, बच्चों की जो मेंटेलिटी होती है उसको किस प्रकार से, उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरली. और वेरी गुड. टॉपिक भी वही रहते हैं ना कि वो किस तरीके से आप. चलिए नीरज जी बताइए मुझे, हम योग वाले बच्चों के टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ रहे हैं? बताइए, आवाज नहीं आ मैम रही है. प्रणाम। मैम प्रणाम। प्रणाम प्रियंका. हाँ मैम, योग के लिए इसलिए क्योंकि इसमें भी अपने छात्र भी रहते हैं और उनको भी अपने को हैंडल किस प्रकार से करना रहता है कि योग के द्वारा भी अपन बच्चों को ही अपन ज्ञान देते हैं, मतलब अपने लिए तो उनको मतलब किस प्रकार से छात्रों को अपन ज्ञान दे सके योग के बारे में, तो इसलिए अपने को शिक्षा में ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए, और हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं. आई थिंक मे बी मैनी पीपल नो मी बिफोर, बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे. ठीक है, बट जो मेरा मेन एम होता है क्लास लेने का वो यही होता है कि जब भी मैं 45 मिनट की क्लास लूं तो आप सभी सीरियस रहें. ठीक है, तो सीरियस रहेंगे तभी आप आगे अपना गोल को अचीव कर पाएंगे. अगर आप सीरियस नहीं है क्लास में तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी चीज में कंसंट्रेट कर पाएंगे किसी तरीके से. ठीक है, तो सीरियसनेस बहुत जरूरी है. अब चाहे मेरी डांट लगे आपको या कुछ भी लगे, ठीक है, तो सीरियस रहेंगे सभी. हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा हो रही है नहीं. ओके, चलिए.
स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? जी मैम, हो गई। ओके, यस मैम, विजिबल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं, यूजीसी का मतलब पता है ना आप लोगों को? क्योंकि पहली क्लासेस हमारी कल हो चुकी हैं और भानु सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है यूजीसी क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। फिर भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें से मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसको हम जनरली शिक्षक के रूप में या जब भी हम शिक्षक बनने जाते हैं तो जो जो चीजें, जो जो स्किल हमारे लिए रिक्वायर होती हैं, वो सारी चीजें हम एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, क्या क्या क्षमता एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने योग में पढ़ा है पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र क्या है, जल्दी बताइए। अथ योगानुशासनम। ठीक है, अनुशासनम। तो अथ योग अनुशासनम पहली बात सबके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आराम से। तो मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊं, और एक चीज और, मैं सारी पीडीएफ आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगी, इसीलिए क्योंकि आप लोग पर डे चीजों को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और जानो कि क्या है, अपना एफर्ट लगाओ, ये नहीं कि कथा सुने चले गए, रोज क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ेंगे, आगे हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले आपको पढ़ना है कि ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर कुछ कुछ एजुकेशन के बेसिक एलिमेंट्स जो है वो पढ़ने हमें, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल ऑफ टीचिंग भी पढ़ना है, जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़नी है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो व्यक्ति सीखता है या जो बच्चा होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, क्या क्या फैक्टर जो है टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं, या क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं। फिर आता है मेथड ऑफ टीचिंग, किस तरीके के मेथड से आप टीचिंग करोगे। ठीक है, अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं नॉर्मली, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कौन सा मोड यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, कौन सा मोड यूज कर रहे हैं हम, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक क्या होता है ऑनलाइन मोड का, कि मेरा तो वीडियो ऑन है, आप सभी मुझे देख पा रहे हो, लेकिन आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो आई कांट सी। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे लेट लेट के पढ़ रहे होंगे, सो गए होंगे कुछ। ठीक है, तो सोना नहीं है, ये याद रखिएगा। हाँ, योगा विद सुस कुछ पूछ रही है, ठीक है, एक बार पूछ लीजिए, या फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लास्ट में डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगी इनबॉक्स में। पूछिए, कुछ पूछ रही हैं क्या? मैम नो मैम, बाय मिस्टेक हो गया था वो। ओके ओके, ठीक है, चलिए, तो कुछ भी हो तो मैसेज करिएगा, डायरेक्ट इसमें। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, टीचिंग के एड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें जो है टीचिंग में सहायता करती हैं। इवेल्यूएशन सिस्टम, कि हम किसके किसके थ्रू इवेल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोबारा, तो पूरा जितना पढ़ाने के बाद एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आप सभी जानते होंगे क्या नाम है मेरा, जितने लोग जुड़े होते तो जानते ही होंगे, क्या नाम है? मीनाक्षी मैम। ठीक है, मीनाक्षी। ओके, तो मीनाक्षी सराफ, मैंने अपना बैचलर देव संस्कृत विश्वविद्यालय से किया है, मास्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से किया है, अभी पीएचडी मेरी हेमवती नंदन बहुगुड़ा से चल रही है, तभी मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। ठीक है, तो आगे रिसर्च बेस पे भी काम करना है, तो आपको रिसर्च भी मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की। तो टीचिंग है क्या, आप सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं चीजों को जानते हैं, हम सब जानते हैं कि टीचिंग क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीजों को, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। तो दिस इज अ प्लान्ड, पहली बात तो ये प्लान्ड होती है, ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा देता कोई व्यक्ति। ठीक है, इसीलिए हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं। अगर व्यक्ति ऐसे ही कोई भी चीज सीख लेता तो वो बाहर से भी ले लेता। अब जैसे आप लोग लेते हो ऑनलाइन क्लासेस, हमारी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि किसके बाद क्या पढ़ना है। तो हर चीजें जब प्लान होती हैं, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेटेड एक्ट है। कोऑर्डिनेटेड एक्ट मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आपके पास जो नॉलेज होगी आप मुझे शेयर करोगे। इसमें बहुत से लोग होंगे जो मेरे से बड़े होंगे या और हायर एजुकेशन कर रहे होंगे, लेकिन अभी जेआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा जानते होंगे, या मैं कभी उनसे ज्यादा जानती होंगी। हमारे टीचर्स ऐसे होंगे
जो मुझसे ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। तो जब नॉलेज का शेयरिंग होता है, एक्सपीरियंस का शेयरिंग होता है, उसको हम टीचिंग बोलते हैं। तो टीचिंग इज अ प्लान कोऑर्डिनेटेड एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या चीज है। बेसिकली द प्राइम रोल ऑफ टीचर इज टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी टीचर होता है, मैं हूं जैसे, ठीक है, तो मेरा बेसिक जो प्राइम रोल है, मेरा क्या काम है भाई, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। कोई भी जानकारी हो उसको दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करना। अंडरस्टैंडिंग, अब मान लो मैं आप सब लोग हो, ठीक है, अब मैं इंग्लिश और हिंदी समझती हूँ, मेरे पास कोई बच्चा उर्दू में आ गया या कोई बच्चा दूसरी लैंग्वेज में आ गया और मुझसे उसमें बात कर रहा है और मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसमें, ठीक है। या फिर मैं आपको नहीं समझ पा रही, तो मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ। तो हम जब भी कोई टीचिंग का फॉर्म फिल करते हैं, तो हम जनरली हमारे लैंग्वेज की जो चीजें होती है, जैसे मैं हिंदी से हूँ अगर, तो मैं खोजूंगी कि हिंदी का कोई कॉलेज मिल जाए, इंग्लिश का कोई मिल जाए। लेकिन अब लैंग्वेज बैरियर नहीं रह गया, हम सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। तो एक टीचर इंफॉर्मेशन तो देता ही देता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है कि वो स्टूडेंट की बात को समझे, स्टूडेंट की स्किल्स को समझे। अब मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट है, बहुत लोग को मैं जानती हूँ, जैसे रिया को जानती हूँ, लता जी को जानती हूँ, ठीक है, नीरज को जानती हूँ, संगीता को जानती हूँ, प्रियंका को, मतलब बहुत सारे नाम जिनके नहीं ले पा रही उनको भी मैक्सिमम लोग को जानती होंगी। मुझे सबकी कुछ ना कुछ स्किल्स पता है, ठीक है, कि कौन भाई कैसा है, किसकी क्या चीज अच्छी, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसकी कमजोरी पे काम करूं। तो एक अंडरस्टैंडिंग टीचर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, स्किल जानना चाहिए उसके स्टूडेंट की। अब हम बात करते हैं, ये तो टीचर की या टीचिंग की बात हो गई, होता क्या है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है भाई, एप्टीट्यूड मीन्स टू डेवलप एन एबिलिटी, कोई भी एबिलिटी को डेवलप करना, और स्किल टू डू समथिंग। समथिंग यहाँ पर क्या है, जो भी टास्क टीचर को दिए जाते हों। अगर मैंने जेआरएफ क्लियर किया है, तो मुझे उस 20 टॉपिक में से या 20 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर पकड़ा दिया जाए, तो मुझे थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, जैसे जेआरएफ क्लियर किए 2-3 साल हो गए, ठीक है, तो हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, अब एकदम अच्छे नहीं रहते। जैसे मेरा टीचिंग में प्रैक्टिस चल रही है, रिसर्च पे चल रही है, एनाटॉमी में चल रही है, तो मेरी वो चीज अच्छी है, तो मैंने क्या किया, अपने एक सब्जेक्ट को अच्छा बना के आपको पढ़ाया, ठीक है। मोहित सर हैं, उनका संस्कृत बहुत अच्छा है, पतंजलि वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं पतंजलि पढ़ाना बंद कर दी तो पतंजलि थोड़ा थोड़ा भूल गई, ठीक है। लेकिन आप जिस चीज में अच्छे हो या जो भी आपकी स्किल है करने की, उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर की नॉलेज और उसकी स्किल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेल्यूटिंग कैंडिडेट्स हु वांट। कैंडिडेट्स कौन है यहाँ पर कैंडिडेट होता है टीचर। कौन होता है, कौन होता है भाई, टीचर। अब जो नेट का एग्जाम है, एक तरीके से एप्टीट्यूड एग्जाम ही है। वो हमारी स्किल देखता है कि ये जो बच्चा है आगे चलकर टीचर बनने के लायक है या नहीं है। आप जब भी कोई एग्जाम दो, जब आप CSIR का दो, गेट का एग्जाम दो, ठीक है, कैट का एग्जाम दो, आप कोई भी एग्जाम देखते हो तो वो एप्टीट्यूड के होते हैं। कैसा एप्टीट्यूड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये देखने के लिए कि जो बंदा आगे जा रहा है क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, क्या वो चीजें कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा उस चीज को। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम आगे चलकर टीचर ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम पूरे नेट के जो सिलेबस में देखते हैं, हम एक तरीके का एप्टीट्यूड ही सॉल्व कर रहे हैं, एक स्किल को ही बता रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इवेल्यूटिंग कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स यहाँ पर हम होते हैं जो आगे चल के एग्जाम देते हैं। हु वांट टू इंटर टीचिंग प्रोफेशन, जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। अब देखिए, जैसे बैचलर में मेरा साइकोलॉजी भी था, कंप्यूटर भी था और योग भी था, लेकिन मैंने MSc एक सब्जेक्ट से, कौन से सब्जेक्ट से, योग सब्जेक्ट से, और मैंने उसी से नेट निकाला, तो मेरा एक स्पेसिफिक एरिया हो गया, और उसी एरिया को लेके ही मैंने नेट की पढ़ाई की, उसी में मैं PhD भी कर रही हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरी एक टीचिंग स्किल में मैं एक जगह पे इंटर कर रही हूँ, उसको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। इसमें कोई भी टीचर को एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज रिक्वायर होती हैं। जैसे कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, चलिए अपने से बताइए। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एनीवन? कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी गुड। मैसेज कर सकते हैं बाकी लोग, जो बोल नहीं सकते वो गुड मैसेज नॉलेज करें। ऑल्सो। मैम जिस भी टॉपिक को पढ़ा रही उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिस वेरी भी गुड। टॉपिक को आप टीचिंग कर रही हो। और
और अपन लैंग्वेज कमांड अप्रोचेस और जिस टीचर को अपन सोर्स और डायरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट के साथ में। मोटिवेशन। बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो इस पर सब्जेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्पष्ट गुड। होने की रहती है। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें गिनाई, जैसे कि कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, और दूसरा क्या, कोई भी बच्चे को अंडरस्टैंड करने की स्किल होनी चाहिए। टीचर ना ज्यादा सीरियस होना चाहिए ना ज्यादा फनी होना चाहिए, कि नहीं भाई पूरे टीचर क्लास में सीरियस हो तो बच्चा भी सोच रहा है यार कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं हम, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ज्यादा फनी भी नहीं होना चाहिए कि पूरा टाइम फन में ही निकल जाए, पढ़ाई ही ना हो। तो बैलेंस बना के चलना चाहिए एक टीचर को, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बराबर रखनी चाहिए और नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो बहुत अच्छा आप सभी ने बताया। तो ये कुछ क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है। अब इसके बाद हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, एक टीचर है, ठीक है, तो उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ साथ जैसे कुछ सब्जेक्ट आते हैं ना, थोड़े बहुत दे दिए गए तो उसको पढ़ाते आना चाहिए। इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है 10th 12th की चीजें नॉर्मली। आप देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या करती है, क्वालिफिकेशन। सबसे पहली जो आप लोग भूल गए, क्वालिफिकेशन, है ना। अगर मैं क्वालिफाई ही नहीं हूं नेट, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर मैं सीटेट के लिए क्वालिफाई नहीं की या मैंने टीचर का एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, है ना। आप किसी अनक्वालिफाइड टीचर से तो पढ़ोगे नहीं। ऐसे तो यूट्यूब में खूब सारे वीडियो पड़े हैं योगा सिखाने वालों के, बट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है ना। क्वालिफिकेशन होता है तो उसके अंदर उसको पता होता है क्या प्रोज क्या कौन, सब सारी चीजें पता होती है। तो क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड की जो मैंने आपको बताया कि ना ज्यादा फनी हो ना ज्यादा सीरियस हो। फिर बहुत सारी क्वालिटीज जो कि हम एक सक्सेसफुल टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक टीचर में होनी चाहिए। इतना समझ में आया। अब मुझे बता दो, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की। समझ में आ रहा है? नो मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। यस। जी मैम। तेज हो तो बता देना भाई, ठीक है। क्या क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं ना, चलिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। हम कोई भी चीजें पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, जब से आप पैदा हुए आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, है ना। तो सबसे पहले आप जब पैदा होते हो तो आप अपनी मम्मी से बात करते हो, आई कांटेक्ट करते हो, रोते हो, है ना। तो हम कहीं ना कहीं सीखते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग करती है मम्मी की बच्चा रो रहा है, अच्छा उसको भूख लगी होगी या उसको कुछ कट कर दिया होगा, उसको घूमने का मन कर रहा है। तो हम सीखते हैं धीरे धीरे। हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारा परिवार होता है, वो हमें माँ बोलना सिखाता है, चाचा बोलना सिखाता है, मम्मी बोलना सिखाता है, भाई बहन बोलना सिखाता है। तो हम इनफॉर्मली सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट में आते हैं और वही से ही हमारी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है कि हम क्या सीखेंगे क्या बनेंगे आगे चल के। अगर एक फैमिली में अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छी चीजें, तो हम अच्छी टीचिंग की ओर बढ़ सकते हैं। तो टीचिंग हमारे पैदा होने से ही स्टार्ट हो जाती है और हमारे मृत्यु तक चलती ही रहती है। आप हर एक चीज से टीचिंग सीखते हो, ठीक है, आप हर एक चीज से सीखते हो कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल मतलब कहीं पे भी किसी भी सेटअप पे बस आप सीख रहे हो, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे पे नहीं है। अब जैसे बचपन में, अब मम्मी लोग को पता है भाई कि बच्चे जाएंगे स्कूल तो पहले ABCD पढ़ाना शुरू करते, ठीक है, फिर उसके बाद मम्मी पापा नाना दादी ये सब सिखाते हैं। मतलब पहले नाना दादी फिर उसके बाद ABCD। तो हम क्या करते हैं, जब स्कूल में जाते हैं चीजों को फॉर्मली कर देते हैं, है ना। अब 10th क्लास के बच्चे को आप 6th क्लास की चीजें तो पढ़ाओगे नहीं ना, कि अगर बच्चा पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है पहले, तो अब उसको आप काका काका तो सिखाओगे नहीं। इसलिए सबसे पहले वर्ड से स्टार्ट करके फिर उसके बाद हम वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं, शब्द बनाना शुरू करते हैं। तो टीचिंग दो तरीके की होती है, इनफॉर्मल होती है और फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब आपकी अनौपचारिक और फॉर्मल मतलब औपचारिक, जहां पर टीचर भी होंगे, आपकी बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, पूरा टीचिंग का एनवायरमेंट होगा, स्टूडेंट टीचर होना चाहिए वहां पर एक साथ, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर, इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन द फैमिली। आप जिस फैमिली में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, आप देखो अगर आप
कहाँ पैदा हुआ? अगर आप तेलंगाना में पैदा हुआ तो आप तेलुगु बोलना शुरू करोगे। अगर आप एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ तो आप पंजाबी बोलना शुरू करोगे। अगर आप एक हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो तो आप थोड़ा संस्कृत सीखना शुरू करोगे। अब आज के जमाने में क्या हो गया, इंग्लिश ही बच्चों सिखाया था बचपन से, तो कुछ सीख ही नहीं पाते, इंग्लिश ही सीखते हैं। तो हम जिस कम्युनिटी में पैदा होते हैं उस कम्युनिटी से ही हम लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं हमारे लाइफ के इनिशियल स्टेज में। इसको ही हम बोल सकते हैं होम स्कूलिंग, ठीक है, जहां पर हम घर के लोगों से सीखते हैं। फिर फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जहां पर हम पैसे देते हैं, पेड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि एडिटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, ये सभी हमको पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके की टीचिंग आपकी पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन क्या होता है भाई। तो एजुकेशन में बहुत सारे दर्शन या बहुत सारे दार्शनिकों की अपनी अपनी फिलॉसफी है, ठीक है। सब लोगों ने एजुकेशन को अलग अलग ढंग से देखा है कि एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले आया आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है, जब हम क्या करते हैं अपने यूनिवर्सल माइंड में या गॉड को ही सेंट्रल बना के चीजों को देखते हैं। जैसे कि मैंने अगर शिव जी को अपना सेंट्रल बनाया है तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही वर्ड को देखना शुरू करूंगी। द यूनिवर्सल माइंड, जहां पर हम पूरे विश्व ब्रह्मांड को इमेजिन करके ही चीजों को करेंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद हो गए, श्री अरविंदो हो गए, ये लोग कौन थे, ये प्रोपोनेंट है आइडियलिज्म के, ठीक है। ये वर्ड को गॉड को सेंटर मान के ही सब कुछ वर्ड को देखते थे कि भगवान है, फिर उनको सेंटर माना। कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत के बारे में बताया, वेदों के बारे में बताया, ठीक है। दयानंद जी ने भी बोला वेदों के बारे में कि वेदों की ओर लौटो। तो इनका वेद में ईश्वर की अवधारणा बताई गई है, ठीक है, गॉड के बारे में बताया गया है। तो इनकी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन थी इनको हम आइडियलिज्म बोलते हैं। दूसरा आता है आपका नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब क्या होता है, जहां हम प्रकृति को देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम गॉड की अगर देखें तो जो व्यक्ति भगवान शिव को पूजता है वो भगवान शिव के जैसे बनना चाहता है, जो हनुमान जी को पूजता है वो उनके जैसे बनना चाहता है, ठीक है। तो हम जिसको पूजते हैं किसी को आइडियल मान लेते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वो होता है आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब आप चीजों को रियलिटी को देख के, जो नेचर बोलता है, नेचर 5 तत्वों को मानता है, आप उन 5 तत्वों की बेस पे काम करोगे कि भाई देखो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु आकाश है। इनके बारे में जो लोग बात करते हैं इनका मानना ये नहीं है कि भाई भगवान ही सब कुछ करे, इनका मानना है कि प्रकृति से मिलकर चीजें बनी है। तो ये लोग जिस एजुकेशन की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं इनको हम नेचुरलिज्म बोलते हैं। और इसमें टैगोर जी, हर्बर्ट और स्पेंसर ऐसे लोग आते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब होता है इंटेलिजेंस। यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो हर भगवान की कोई भी कॉन्सेप्ट होगी पीछे साइंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजें हो गई कि मंदिर में नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना, उसके पीछे का साइंस बताओ क्या होता है, ठीक है। तो ये लोग अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें ये लोग देखते हैं वॉट एवर इज यूजफुल इज गुड, जो भी चीजें हमारी आवश्यकता की हैं वो अच्छी होती है ना। इनका मानना ये है कि जो चीज आवश्यक है वही करेंगे, जो आवश्यक नहीं वो नहीं करेंगे। एंड वॉट एवर इज गुड इज यूजफुल, और जो चीज हमारे लिए अच्छा है वो यूजफुल होगा ही होगा, जो चीज हमें अच्छी लग रही है वो अच्छी होगी होगी। तो ऐसे लोग में जॉन डेवी आते हैं, किलपेट्रिक आते हैं, ये कुछ मेन प्रोपोनेंट है। तो प्रैग्मेटिज्म मतलब हमारी प्रैग्मेटिज्म जहां भी आएगा इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, याद रखना। नेचुरलिज्म मतलब आप प्रकृति की बात करते हो। आइडियलिज्म मतलब आप किसी को आइडियल मान के उस पे काम कर रहे हो, कोई आपका आइडियल होगा और उसी की ही फिलॉसफी को, उसी की चीजों को आप लेकर चलोगे, ठीक है। इतना समझ में आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा। और मैं आपको यहाँ पर वही चीजें बताऊंगी जो यूजफुल है। बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, और मैं उनको फोकस नहीं करूंगी, जो यूजफुल है। और इस बार मैंने अभी आप लोग के क्वेश्चन पेपर तो आए नहीं है, जब आएंगे मैं उसको देख के और क्वेश्चन देखूंगी और ऐड करूंगी इसमें, ठीक है। तो ये पूरा ऐड नहीं है, आज पहली क्लास है, और भी चीजें ऐड करते जाऊंगी, तो जो बच जाएगा वो और क्लासेस में आगे हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की, कैसा है ये, ठीक है, ये टीचिंग होती कैसी है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं हर क्लास में पूछती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव।
मैम एम मीन्स कोई लक्ष्य है हमारा, और ऑब्जेक्टिव जो मतलब हमारा किसी कार्य को करने के लिए उद्देश्य है। जैसे ये तो हिंदी में एम, मतलब हो गया। हाँ, यस मैम। मैम एम मीन्स मकसद हमें क्या कुछ है? पाना है, कोई भी हमारा लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, हमारा एम है या हमें कुछ बनना है लाइफ में, और उसको करने के लिए जो जो हम बाकी चीजें करते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क किया है क्या? नो मैम। नहीं किया, ठीक है। आप जब भी डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वर्क करोगे तो उसमें आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, ठीक है। एम क्या होता है? कोई भी सिंगल चीज। वेरी गुड रिया। एम आपका सिंगल होता है, लक्ष्य एक होता है, ठीक है। जैसे कि आपको माउंटेन्स में घूमने जाना है, मान लीजिए आपको केदारनाथ जाना है, अभी मत जाइएगा बारिश बहुत हो रही है, ठीक है। तो केदारनाथ जाना है, वो आपका लक्ष्य है कि मुझे केदारनाथ जाना है। अब केदारनाथ जाते समय मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, फोटो खींचनी है, ये सारी चीजें करनी है, आपके उद्देश्य है। वहां पर जाके मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा, टीका लगवाऊंगा, ये करूंगा, भीमशिला जाऊंगा, चंद्रशिला जाऊंगा, ये आपके उद्देश्य हो गए, बहुत सारे उद्देश्य कि मैं इसको पूरा करते करते जाऊंगा। लेकिन मेन एम क्या है? केदारनाथ पहुंचना। और इस चीज को बैन कर दिया गया अभी, ठीक है, कि बहुत लोग रील वीडियो बनाए थे तो बंद कर दिया गया उसको। तो उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। जब आप रिसर्च पढ़ोगे, रिसर्च लिखोगे, डिसर्टेशन लिखोगे, तो आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव टॉपिक मिलेगा। तो एम आपका एक रहता है, जिस डिसीज या जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हो, उसको काम करते हुए आप किसको क्या क्या बेनिफिट पहुंचाओगे, क्या क्या करोगे। जैसे आप किसी को मानसिक रूप से स्वस्थ करना चाहते हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ करना चाहते हो, समग्र रूप से स्वस्थ करना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, यस मैम। ओके। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसका बताया गया ये ट्राइडिक होता है नेचर में। ट्राई मतलब तीन चीजें इसमें होनी जरूरी है, ठीक है। ट्राई मतलब ट्रायंगल बनाता है ये, 1 2 एंड 3, ठीक है। इसमें तीन चीजें, तीन लोग होने बहुत जरूरी है। कौन कौन? टीचर। टीचर नहीं होगा तो कैसे पढ़ोगे भाई, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट। अब टीचर स्टूडेंट तो है, लेकिन पढ़ना क्या है यही नहीं पता तो क्या पढ़ोगे। तो सब्जेक्ट मैटर। तो कोई भी टीचिंग होती है वो ट्रायडिक होती है। टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। अब टीचिंग एंड लर्निंग आर टू प्रोसेस दैट आर इंटर रिलेटेड। अब जो हम बात करते हैं टीचिंग, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, और ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि टीचिंग और लर्निंग दोनों में अंतर है। सीखता व्यक्ति हमेशा है, हर चीज से सीखता है, और दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब इसके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे हम कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वन ऑफ द एम ऑफ टीचिंग। एम क्या है टीचिंग का? टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। लास्ट में टीचिंग यही चाहती है कि एक व्यक्ति नॉलेज को गेन करके एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करे। ये एम होता है टीचिंग का, ठीक है, कि लास्ट में बच्चा नॉलेज ही गेन करे। अब मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग नॉलेज गेन करो, है ना, तो मेरा लास्ट में यही एक एम है कि आप नॉलेज गेन करो। नेक्स्ट होता है ऑल टीचिंग शुड फोकस ऑन एनहांसिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। कोई भी टीचिंग आप करते हो तो उसका पूरा फोकस होता है कि बच्चा सीखे। टीचिंग मतलब होता है शिक्षण, और लर्निंग मतलब होता है सीखना। टीचिंग कोई भी कर लेगा, पढ़ लोगे आप लोग, लेकिन सीखते कितना हो वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई तो अभी क्लास में 28 से 30 कितने 32 बच्चे हैं, ठीक है। सारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो हर टीचर चाहता है कि बच्चा जो है लर्निंग करे। तो टीचिंग का जो मेन फोकस होता है ऑन एनहांसिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट। हाउएवर इफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज नॉट गुड, अगर टीचिंग की प्रोसेस नहीं सही है, ठीक है, तो उसकी लर्निंग प्रोडक्टिव नहीं होगी। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, टीचर है आपकी, मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके पास 5 टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं। सारे टीचर 45 मिनट आपको पढ़ा के जाते हैं, टीचिंग तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, वो आपको बहुत समझ में आता है, उसको आप सीखने की कोशिश करते हो। क्योंकि अगर एक टीचर अच्छी प्रोडक्टिव टीचिंग नहीं करता तो बच्चे का लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं आता है। इसीलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, जिससे आप अपनी टीचिंग प्रोसेस या पढ़ाने के तरीके को अच्छे कर पाओ। पढ़ने में सब होशियार होते हैं, मैं मना नहीं करती, हर किसी के पास एक अच्छा माइंड है, लेकिन समझाना एक अलग स्किल होती है। आप कितना बच्चों को समझा पाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो पूरा जो लर्निंग है, जो बच्चा सीखता है वो पूरा टीचिंग पे डिपेंड है या टीचिंग लर्निंग पे डिपेंड है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, दूसरा पॉइंट होता है कि जो भी टीचर पढ़ाता है वो पढ़ाता भी है और सीखता भी है। अ टीचर इज टीचर्स एंड लर्न्स ऑल्सो। मतलब कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं 3 साल से पढ़ाती आ रही हूँ अकेडमी में, अलग अलग अकेडमीज में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे उस चीज पे बेसिक आ गया। अगर मेरे पास टॉपिक नहीं भी होगा, पीपीटी नहीं भी होगी, तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट पढ़ा दूंगी मैं आप लोगों को कुछ भी चीज। तो एक जो टीचर होता है वो पढ़ाने टाइम सीखता भी है। तो मैं हमेशा से ये मानती हूँ, जब मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था तो मेरे सर थे, मुझसे ये बोलती थी कि मुझे पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं उस चीजों को डीप पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है भाई अगला बंदा मेरे से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो मैं उस क्वेश्चन को भी रेडी करके जाऊंगी। तो एक टीचर जो है वो सीखता भी है और सिखाता भी है। अ टीचर वाइल टीचिंग स्टूडेंट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग। मतलब जो टीचर होता है वो खुद एक सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। अब आता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। जब कोई भी लर्निंग, मैंने बोला सीखने की प्रोसेस लाइफ लॉन्ग होती है। चाहे आप स्कूल में रहो या ना रहो, आप हर चीज सीखते हो। आप स्कूल से निकल के आ गए, आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब आप कहाँ आ रहे हो, एक गृहस्थ जीवन में आ रहे हो, ठीक है। जैसे 24-25 साल के हो गए, तब आप क्या करते हो, रोटी बनाना, चाय बनाना, सब्जी बनाना सीखते हो। तो जिंदगी में सीखना कंटिन्यू रहता है। आप मान लीजिए बैडमिंटन सीख रहे हो, बास्केटबॉल सीख रहे हो, चेस सीख रहे हो, कैरम सीख रहे हो, सीख तो रहे हो ना चीजों को। आपका भले प्रोफेशनल सेटअप ना हो, लेकिन आप चीजों को सीख रहे हो। तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, इसका कोई एंड नहीं होता। हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल पे नॉलेज को गेन करता है। अगर क्लास में 50 लोग हैं, उसमें 50 लोग में कोई 20 साल का होगा, कोई 25 का होगा, कोई 30 का होगा, कोई 35 का होगा, लेकिन सब अपने इंडिविजुअल लेवल पर सीख रहे हैं, ठीक है। कोई टीचर होके सीखता है, कोई स्टूडेंट होके सीखता है। तो लर्निंग प्रोसेस एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी या आगे पढ़ाऊं? बताओ, पहली क्लास ज्यादा हेक्टिक नहीं होनी चाहिए ना, बताओ भाई। बोलते भी नहीं है आप लोग, एक तो बोल दिया करिए जल्दी, नहीं तो मैसेज कर दिया करिए। ठीक है मैम, आज इतने रहने दो और आपकी इच्छा को पढ़ा सकते हो। सभी लोग मुझे क्लास में मेरे को तो कोई फीडबैक भी दिक्कत चाहिए, नहीं ठीक है। तो लास्ट मैम आज में इतना काफी है। मैं प्रेयर करती हूँ, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। जितने लोग हैं उतने लोग रहेंगे। जी मैम, आई वॉन्ट टू जी स्पीकर, मैम। ठीक है। एक्सक्यूज माइक मैम, कर लीजिए, माइक एक मैम सेकंड एक्सक्यूज में। मैम। हाँ बोलिए। मैम, आपने जो भी स्क्रीन पे शेयर किया है वो तो सब इंग्लिश का था। हाँ, पढ़ाया तो हिंदी में है। हाँ, पढ़ाया आपने हिंदी में है। हाँ, तो हिंदी वालों को ऐसे दिक्कत आएगी ना मैम? नहीं देखिए, आपको हिंदी के लिए बुक्स हैं, बुक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं जो भी चीज आपको पढ़ा रही हूँ वो इंग्लिश हिंदी दोनों बुक में है, ठीक है। तो आप इस चीजों जी को मैम। देख सकते हैं उसमें, क्योंकि बहुत हिंदी होना मेरे लिए दोनों पीडीएफ बनाना थोड़ा मुश्किल था। बीच में मैंने सोचा भी था कि आपके लिए दोनों सब्जेक्ट जो है वो हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊंगी, इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन थोड़ा सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, हमारे यहाँ इंटरव्यूज थे, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, हमें नहीं बना पाई। हाँ तो मैम, आगे का मैं कोशिश क्या होता करूंगी है मैम, बनाऊं। जैसे स्क्रीन पे हमको मेन टॉपिक एक बार दिख जाता है तो हमको समझ आ जाता है कि इस बारे में बात हो रही ठीक है, है, वो तो ये मैं एक सब काम समझ आ करूंगी, जाता बुक की पीडीएफ है मेरे पास हिंदी में, मैं उसको भी साथ साथ है। प्रेजेंट करते रहूंगी आपको, ठीक है। जी मैम, ठीक ओके, है मैम। चलिए। ओके, कमर गर्दन थैंक एक यू। बार सीधी करेंगे, शांति पाठ, और लेफ्ट कोई नहीं करेगा एक बार, ठीक है। मुझे सबका इंडिविजुअल फीडबैक चाहिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। Rub your both palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। चलिए, इंडिविजुअल सभी लोग अपने तरफ से एक एक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर सब लोग एक साथ मैसेज कर दो कि कैसे